नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को लगभग 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट पर बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा नेपाल पे? देखिए, खासकर युवा वर्ग आज सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है और यह सोशल मीडिया उनके जीवन को एक नया दिशा और दशा बदलने का कार्य कर रहा है। नेपाल की जो इकोनॉमी है वो सोशल मीडिया चला रहा है। खास करके आज जो युवा वर्ग है, जिसे नेपाल में जनरेशन जेड कहा गया और मिलेनियल्स कहा गया, वो अपनी अभिव्यक्ति, रोजगार के अवसर, वैश्विक कनेक्शन के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सोशल मीडिया इनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह उनको पूरी राजनीतिक भागीदारी भी प्रस्तुत करता है। जैसे वो मीम्स बनाते हैं, कैंपेन करते हैं, प्रोटेस्ट कॉल्स कर सकते हैं, उनको रोजगार देने का काम ये सोशल मीडिया करता है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सोशल मीडिया वो शिक्षा और नेटवर्किंग का भी एक प्रमुख मंच है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उस मंच से उसे दूर करने का प्रयास किया। ये बैन युवाओं को यह महसूस करा दिया, नेपाल के युवाओं को, कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है। यह केवल इंटरनेट बंद का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पहचान का एक विषय बन गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस बैन ने समाज में एक विभाजन भी दिखाने का काम किया, जहां शहरी युवा जो थे वो इस बैन से प्रभावित हुए, जबकि ग्रामीण तबके के लोग और युवा इससे प्रभावित नहीं हुए। यह फैसला कहीं ना कहीं जनरेशन जेड द्वारा इस फैसले का विरोध करने का एक सशक्त माध्यम बना। वो विरोध करने के लिए थे, क्योंकि यह प्रदर्शन या विरोध भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए अवसर की कमी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने को लेकर था। प्रदर्शन कई शहरों में फैल गए, जिसमें युवाओं ने संसद भवन पर धावा बोल दिया। सोचो, जहां से कानून बनता है उसे संसद भवन कहते हैं, और युवा वहां संसद भवन पर हमला बोल दिया। इससे पुलिस को सरकार की तरफ से फायरिंग करने का आदेश मिल गया। इस फायरिंग में करीब 19 लोग के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों बच्चे घायल हो गए हैं। बैन के बाद यह आंदोलन महज टेक्निकल नहीं है, बल्कि जनतांत्रिक अधिकारों का आंदोलन बन गया। युवा ने इसे भ्रष्टाचार और शासन में जवाबदेही की कमी से जोड़ लिया, क्योंकि जब रिस्पॉन्स नहीं करेगा सरकार तो क्या करेगा युवा? संसद भवन पर धावा, सरकार के खिलाफ नारे सीधे तौर पर यह दिखाते हैं कि सरकार और जनता के बीच जो विश्वास की खाई है वो बहुत बढ़ चुकी है। यदि यह विवाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का टिगर ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर टूट पड़ी, जिससे कहीं ना कहीं युवा के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहरा होता गया। सरकार को अंततः झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि 9 सितंबर तक जो हम बैन किए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उनको हम वापस लेंगे। कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर पृथ्वी सुभा गुरुंग ने भी पुष्टि किया है कि सोशल मीडिया का शट डाउन जो है वो हम हटा देंगे, और यह हटाना काफी जरूरी था। अगर हटाते नहीं है सोशल मीडिया को तो फिर क्या होगा? फिर से युवा बोलेगा, और कहा भी जाता है जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। इस पर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस हिंसा पर अफसोस जताया और कहा कि पीड़ित जितने भी परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, और सरकार 15 दिन के भीतर एक जांच समिति गठित करेगी, और इसकी घोषणा कर दी गई है। सोशल मीडिया बैन का यह सीधा असर नेपाल की डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है, डिजिटल जो इकोनॉमी है, उस पर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। इस पे जो प्रभावित हुए हैं वो है कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। इन सब की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इनका यही था, ये रुक गया है। छोटे व्यापारी कुछ होते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, मार्केट प्लेस या व्हाट्सएप बिजनेस से मार्केटिंग करते हैं, जुड़कर सामान को बेचते हैं, उनकी पूरी तरह से इकोनॉमी ठप पड़ गया। अब ये बताइए क्या करेगी? इसे नेपाल की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही पर्यटन और विदेशों से आने वाली रेमिटेंस पर निर्भर था, यह बैन कहीं ना कहीं
प्रदर्शनों और पर्यटन उद्योग को और नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि हमें भी नेपाल जाने का मन करेगा। मैं देखूंगा कि जब वहां जागने के बाद भी मैं अपनी अपने व्यक्ति को वहां से प्रसारित नहीं कर रहा हूं तो क्यों जाऊंगा वहां। और अभिव्यक्ति का आज सबसे सशक्त माध्यम जो है वो क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। जब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानकारी कैसे होंगे? क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए बैन किया गया, सिंपल सा बात है। डिजिटल इकोनॉमी जो नेपाल के लिए एक स्टार्टअप की तरह काम कर रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं मेरे अनुसार से झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय और मानवाधिकार प्रतिक्रिया को लेकर कुछ संगठन बोला है, जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल। इसने पुलिस जो कार्रवाई किया उस पर बड़ा कड़ा निंदा किया है और कहा है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, इसमें जो भी दोषी हैं वो जवाबदेह ठहराए जाएंगे और उनको सजा दिया जाना चाहिए। यह घटना वैश्विक रूप से इंटरनेट स्वतंत्रता के गिरते स्तर का उदाहरण मानी जा रही है। जैसा कि यूरोप और फ्रीडम हाउस जैसे सूत्रों ने उल्लेख किया है कि इस मुद्दे ने अनुमान लगाया कि नेपाल का यह कदम व्यापक वैश्विक सेंसरशिप रुझानों का एक हिस्सा है। आप बढ़िया से समझ सकते हैं। और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी वो हम समझाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है उनको मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर करवाने की बात हुई थी, लेकिन देश में एक ऑफिस स्थापित किया जाए और ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त किया जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया कंपनी ने कोई ऐसा जानकारी नहीं बोला, जिसके कारण टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म जो था समय समय पर रजिस्ट्रेशन कराता रहा और उनको वो चालू करते रहे, जबकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसा नहीं किए, जिसके कारण सरकार ने कहा इन्हें हम बैन कर दिए हैं। तो ये पूरा मामला ये चीज था, ठीक है, कि 4 सितंबर को ये फैसला हुआ, 19 बच्चे मरे, सैकड़ों में घायल हैं। सरकार ने बोला कि हम उन सभी बच्चों के परिवार को मुआवजा देंगे। क्या ये नीपा पोती है या नहीं है? इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अगर उल्लंघन होगा, क्या ये चीजें भारत में भी संभव है? इस पर अपनी राय को रखें। धन्यवाद।